So, in the crash test, these particular points to be taken care, and this is the basically one thing I want to explain, that there is a standard that is called the NCAP, that is stand for the New Car Assessment Program, that finding a better way to provide the safety in the various cars, and as per their testing results, the following car manufacturers are following their path to prepare their car for these particular conditions. In that scenario, the strategy of that particular material selection for individual part of the car body is the most important and most difficult operation involved for the several areas which is connected to the technologies. So designer of that particular material, engineer, manager and the economics have the individual part of the car body and a significant impact overall the fuel consumption, ecology, drivability, operation, and finally overall security of the car driver and the other passenger. So the designing material in the car body structure play a largely a major role in the protecting the driver and the other passenger from the safety reason. So at various collisions such as frontal and the side collision, the crash into the back of the car, but also the crash into the pillar and the car rollover that is on the roof as well. सो कहने का मतलब ये है कि हम एक प्रोडक्ट जो हमारे पास कार का प्रोडक्ट है उसके अंदर जो भी लोग बैठे रहेंगे, जो भी ड्राइवर होगा या फिर पैसेंजर्स होंगे, उनकी सेफ्टी को रिगार्डिंग जो भी मेजर्स लेने होते हैं वो इस पर्टिकुलर डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बिहाफ पे हम लोग डिफाइन कर पाते हैं। अगर इस डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर गाड़ी रास्ते में चल रही है तो मे बी पॉसिबल कि वो सामने से लड़ जाए, साइड से लड़ जाए, या फिर किसी पेड़ से लड़ जाए या फिर पोल से लड़ जाए, और लड़ने के बाद वो गाड़ी पलट जाए। तो जब गाड़ी पलट जाएगी तो किस पर्टिकुलर पोर्शन पे उसको नुकसान होगा, ऑब्वियसली उसके जब गाड़ी पलटेगी तो साइड में या फिर अगर ऊपर की तरह एकदम ही पलट जाएगी तो उसके रूफ टॉप पे उसको नुकसान होगा। तो रूफ टॉप पे अगर जब वो इम्पैक्ट कर रहा है तो फिर उसका क्या रिएक्शन होगा, वहाँ से अगर वो कितना उसको दबाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को हर एक एस्पेक्ट्स को मटेरियल के डिज़ाइनिंग के रिगार्डिंग हम लोग को ध्यान देना। सो दिस पर्टिकुलर एज वी आर इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रैश टेस्ट, जो कि आपको पहले भी स्लाइड में दिखा हुआ था, तो हम लोग इसको बेसिकली यूज़ करते हैं। तो बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं या फिर डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो एक ही एस्पेक्ट्स या एक ही पॉइंट को हम लोग फोकस नहीं कर सकते। कार अगर हम लोग बना रहे हैं तो कार के हर एक पोर्शन पे उसकी सेफ्टी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। हम लोग इम्पैक्ट की बात करते हैं अगर कार में, तो सामने से ही कोलिजन होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। ये भी हो सकता है साइड से आके कोई टक्कर मार दे, तो साइड से अगर टक्कर मारेगा तो उस पर्टिकुलर लोकेशन के मटेरियल का क्या स्ट्रेंथ होगा, पर्टिकुलर उस जगह का क्या स्ट्रेंथ होगा। तो ये सारी चीज़ों को, हर एक पॉसिबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस तरह के टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। And these steel they basically use that the car industry which is using that particular steels, there are the various kind of steel for ensuring the strength। और ये जो पर्टिकुलर फिगर आपको दिख रहा है, ये फिगर बेसिकली फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस है, FPA इसको एनालिसिस बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड एनालिसिस होता है, जो मटेरियल के सिलेक्शन के पहले हम लोग एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर तरह तरह की लोडिंग्स को प्रोवाइड करते हैं और देखते हैं उस मटेरियल के उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर सबसे ज़्यादा लोडिंग कहाँ रही है। सो दैट पर्टिकुलर coloring is also indicating that how much particular load that particular structure is bearing. As you can see in the right hand side, the high tensile strength steel is utilizing, that is utilizing in the lower part of that particular material, means that particular location is bearing very high tensile strength। तो यहाँ पे हमें किस तरह की मटेरियल की जरूरत होगी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल की, जो कि उतनी लोड को बियर कर सके, जो कि 980 MPa दिखाया, मेगा पास्कल दिखाया हुआ है। इतने लोड को बियर करने के लिए जो लोअर, अगर ये पार्ट बोले तो चेसिस का जो पार्ट है पर्टिकुलर, उसके लिए ये हम लोग वहाँ पे उस स्ट्रेंथ के मटेरियल को यूज़ करेंगे। फिर दूसरा आपका नीले कलर में दिखा रहा है 590 MPa का मेगा पास्कल का लोड हाई स्ट्रेंथ पे। तो एज कम्पेयर टू द बॉटम वन, ऊपर वाले पे लोड अलग है। तो आप देख लीजिए एक ही स्ट्रक्चर के अंदर दो तरह के
हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के मटेरियल को यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब लोडिंग को हम लोग बियर कर रहे हैं उसी मटेरियल के ऊपर। तो सबसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाले मटेरियल को हमने चूज किया और उसी को थ्रू आउट मटेरियल में भी यूज किया, या फिर उसके रिस्पेक्ट में दूसरे टेंसाइल स्ट्रेंथ के मटेरियल को यूटिलाइज करेंगे। और आप देख सकते हैं ग्रीन वाले पे सबसे कम लोड अप्लाई हो रहा है। तो अगर इन तीन तरह के स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मटेरियल को चूज करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास चांसेस होंगे कि हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाए। तो हम ऐसे मटेरियल को ही डेवलप करेंगे जो इन तीनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे, ठीक है। लेकिन अब इस तीनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उस तरह के मटेरियल को डेवलप करना बहुत जरूरी है। एंड दैट द थिंग आई वांट टू एक्सप्लेनिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, दैट द ईच ऑफ द पॉइंट which is required to consider before proceeding for making any product. So the current trend of increasing the product manufacturing quantities head toward the development and the application of the various kind of a steel sheet with the higher strength properties, and this category of the steel with the higher strength property can compromise all those steel that have the characteristics, that is the stress level of 210 MPa and also the good stampability. So according to the metallurgy steel, that can be divided into basically three categories: the low, high, and the medium strength, and the advanced as well. So that the difference between the high strength steel and the advanced high strength steel in their structure. So while the high strength steel are multi-phase ferrite steel, and where the advanced high strength steel are the multi-phase, and that is how they are defining the HSS steel, that is the possessing the tensile strength, the range, that is the stress range, that is a 210 to 550 megapascal, and the tensile strength that is bearing the 270 to 700 megapascal. From this point you can see, you can read that particular points, and you can observe that which kind of a strength that particular material is providing, and how we acquiring this kind of a strength in this particular material by creating that material from that particular atomic structure and test this material to up to these limits to find out a preferred material for fulfilling the requirement of this kind of a structure. इस तरह के स्ट्रक्चर के बनावट को रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इन तरह के स्टील को बनाते हैं एटॉमिक लेवल से, और उस लेवल को चेक करने के लिए, इसकी रिक्वायरमेंट को, उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम तरह तरह के मैकेनिकल टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, और जिससे हम डिफाइन कर पाते हैं कि ये मटेरियल इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए इतनी स्ट्रेंथ को बियर कर सकता है, इसीलिए हम इस तरह के स्टील को यहाँ पे यूज कर सकते हैं. So you can identify these things, and there is the ultra high strength steel as well, which is possessing the stress level about regarding 550 MPa and tensile strength over 700 megapascal. तो इतने tensile strength load को वो particular material झेल सकता है. तो अब हमें पता है कि भाई ये मटेरियल इतने लोड को झेल सकते हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट कहाँ थी, हमें पता था कि भाई ये पर्टिकुलर फिगर से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इन मटेरियल को हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते, कहाँ पर्टिकुलरली लोड सबसे ज़्यादा बियर हो रहा है, तो वैसे वैसे मटेरियल्स को वहाँ हम लोग यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे, जिससे हमें मदद मिलेगी कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेहतर करने के क्रम में. एंड दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स step by step from beginning, from making of any product, from making of any steel to testing now for creating a better product. So these proportions indicate the changes in the forming and transition from one category to another one, and that result from the data that changes of the property are connected across the entire range of the strength of the steel, and that strength is basically related to the structure of that particular property, and that structure, as you know, which is made by the combination of the systematic arrangement of the atoms. And that is from that beginning, that is the importance of that particular material engineering is related, that how this particular thing is to be identified. So there are the many types of the broad scale of the degree that covering the two or the more proportion, that AHSS model, the advanced high strength steel, and UHS ultra high strength steel. So these steels are the well ductile material and having a very good combination of the durability, strength, and the welding property as well.
So that particular things we need to considering, and that is how that is the characteristic of this steel mainly provide the mass reduction of the car's construction and increase the safety of the crew and the accidents. So इस तरह के स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली हम लोग इसको इस मोड को तो तरह तरह के हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रैश टेस्ट है तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल we are utilizing this. So that frontal impact test, that is the moderated overlap test, these are the kind of a test which are performing on this particular product for examining the behavior of the material when this kind of a impact loading is applying on that particular. So as the one of the another kind of that is the side impact test is happening over there. So these are the conditions on which this particular car needs to be met when they are in the working condition. तो इन जब वो कार कोई भी कार वर्किंग कंडीशन में होगी या इन सर्विस में होगी या चलेगी तो इस तरह के इंसिडेंट या एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो उस दौरान वो मटेरियल किस तरह से बिहेव करेगा, कितना अपने स्ट्रेंथ को, तरह तरह के लोडिंग को मैकेनिकल, अब यहाँ पे जब वो क्रैश कर रहा है तो तरह तरह के लोडिंग्स को वो बियर कर रहा है। इस जगह पे बहुत सारे लोड लग रहा है, मैकेनिकल लोड लग रहा है, एक जगह कंप्रेसिव लोड लग रहा है, एक जगह हार्डनेस भी लग रही है, उसके ऊपर इम्पैक्ट फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। सो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली इसको डिफाइन करती है, राइट। सो इन दैट पर्टिकुलर इम्पैक्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द पर्टिकुलर the basic of the that particular impact testing, that is when this particular product was as a material, not as a product, but that particular material, just a single material lot or a sheet. So how we will examine that particular sheet or the metal before selecting for any kind of a component. So this is the particular जिसका video on है that particular, right. So that is we have another kind of a test that is called the impact testing. So before looking at impact testing, that we need to first defining what is the toughness. So that toughness basically related to the part of that impact test, not only by the one method or by the materials property as well. So that particular impact fracture testing, that is basically we can identify that prior the advent of the fracture mechanism, that the impact testing technique that stabilize to a certain the fracture characteristic of the material, मटेरियल के फटने के जो क्रम है, जो फ्रैक्चर बिहेवियर है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए. So that the realization was taking place in the laboratories that when the tensile test could not be extrapolated to predict the fracture behavior. तो ये बेसिकली कहाँ से इजाद करना पड़ा इसको, जब टेंसाइल टेस्ट लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया तो वहाँ पे वो फ्रैक्चर बिहेवियर को नहीं डिफाइन कर पाया कि किस चीज़ों की वजह से, किन कंडीशंस की वजह से इसके अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना. सो फॉर दैट एग्जांपल आई वांट टू एक्सप्लेन that some of the circumstance, when the normal ductile material gets the fracture abruptly and with a very little plastic deformation, that the impact tests were chosen to represent those most severe relative to the potential fractures, that is the deformation at a relatively low temperature. These are the conditions कि अलग अलग फ्रैक्चर का जो बिहेवियर का मोड है वो किन किन कंडीशंस पे डिफाइन हो सकता है, और ये चीज़ टेंसाइल टेस्ट में हम लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पाते थे, इसीलिए हमने इसको इम्पैक्ट टेस्ट के थ्रू जानने की कोशिश की. एंड दीज आर द डिफॉर्मेशन एट a relatively low temperature, a high strain rate, and the triaxial stress which may produced by the presence of the notch. What is notch, हम लोग उसको define करेंगे. So that the particular toughness we are defining that. So the more energy that is required for the tougher material, अगर material tough है तो उसको identify करने के लिए. So these particular impact testing categorized in two category, that is the IJOD and the CHARPY.
right? So that IJOD and CHARPY are the very most important and most known impact testing that are still use the impact energy, and that is also sometimes termed as the nose toughness. ठीक है, तो ये सारी जो इंट्रोडक्शन पार्ट था इस इम्पैक्ट टेस्ट का, बेसिकली मटेरियल के ऊपर सडन लोडिंग अगर हो रही है, अचानक से उसके ऊपर सडन लोड पड़ रहा है लाइक दिस, ठीक है, तो वो मटेरियल किस तरह से बिहेव करेगा। ये तो हमने क्रैश टेस्ट को पढ़ा था, उस मटेरियल से बने प्रोडक्ट के ऊपर कैसा बिहेवियर होगा। लेकिन उस मटेरियल को सेलेक्ट करने के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बिहाफ पे ऐसे मटेरियल को सेलेक्ट करने से पहले हम किस तरह से उसको टेस्ट करते हैं, उस पर्टिकुलर टेस्ट को हम लोग एग्जामिन करेंगे। So that the particular point is showing here that in the context in the second paragraph, that the area beneath the stress strain curve that produces from a tensile test is a measure of the toughness of the test specimen under slow loading condition, right? Slow loading where it happens, that is happen at the lower yield point. Okay, so however in the context of that impact test, we are looking at the nose toughness, a measure of the metal resistance to the brittle or the fast fracture in the presence of flaws of the notch and fast loading condition as well. So what we are doing in that, there are the two or three types of a test that is utilizing, that is the CHARPY notch test, drop weight test, and the IJOD test. So करता क्या है ये, that impact testing of the metal is performed to determine the impact resistance or the toughness of the material. Toughness is basically a property of the material that define that how much energy a material can be absorbed during the fracture. आप इस पॉइंट को इस लाइन में देख सकते हैं, that in the third paragraph there is a line that defining the toughness of a material by calculating the amount of energy absorbed during the fracture. So what is the impact loading is happening here? The impact load is happening on the material, and जब तक यह मटेरियल इस लोड को सह पाएगा तब तक वो मटेरियल टफ होगा, और जहाँ पे वो मटेरियल ब्रेक करना शुरू करेगा वहीं से उसका टफनेस खत्म हो जाएगा। तो अभी तक जो हमने पहले पढ़ा था टेंसाइल टेस्ट में, वो कॉन्टिन्यूस लोड को अप्लाई करने का काम था, लेकिन वो किसी कंडीशंस के रिस्पेक्ट में उसको नहीं बता पा रहा था कि अलग अलग कंडीशंस में वो किस तरह से काम करेगा। बट अगर इम्पैक्ट टेस्ट की बात करें तो ये इम्पैक्ट टेस्ट जो है सडन लोडिंग की बात कर रहा है, कि हम उस पर कांस्टेंट लोड नहीं लगा रहे हैं। हम क्या है कि काम करते करते अचानक से सडन लोड लगा दिया उस मटेरियल के ऊपर, मीन्स आप बैठे हुए हैं और पीछे से आके कोई आपको झापड़ मार दिया, तो आप क्या एक स्टडी मोड में हो और जो ही झापड़ मारेगा आप रिएक्टिव मोड में आ जाओगे। ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर झापड़ को सहने की क्षमता आपके अंदर होगी तब तो आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप रिस्पॉन्स करोगे। बट अगर आपके अंदर वो रिएक्शन सहने की क्षमता नहीं होगी तो आप टोटल क्या करोगे, तुरंत ही रिएक्ट करोगे, और जब रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, आपका टूटना तय है, राइट। सो यू नीड टू रिस्पॉन्स एट एवरी इंस्टेंट whatever the situation is, then you will maintain the stability at every instant, right? अगर आप अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं करेंगे तो वो थोड़े से भी डिस्टर्बेंस की वजह से वो टूट जाएगा, और यही मटेरियल की स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। मैकेनिकल लोडिंग अलग अलग तरह की लगती है, और उन लोडिंग्स को जितनी भी मटेरियल को सहने की क्षमता होती है उसके बिहाफ पे मटेरियल अगर उसको सह लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, तो उसकी तरह तरह की प्रॉपर्टी बाहर आती है। और ये जो इम्पैक्ट टेस्ट है वो बेसिकली टफनेस प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, कि कितना मटेरियल टफ है, कितना मटेरियल सडन लोड को, अचानक से लगे हुए लोड को सहने के लिए कैपेबल है बिना ब्रेक हुए। अगर वो ब्रेक हो रहा है तो कितने लोड को सह के या कितनी एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व करके उसको टूट रहा है। तो ये डिफाइन करने के लिए हम मटेरियल की टफनेस बेसिकली डिफाइन करने के लिए, प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए इम्पैक्ट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। So that particular test is also classified with respect to the brittle or the ductile, that is showing the fracture behavior, कि मटेरियल के ऊपर अगर जब लोड लग रहा है और वो लोड को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उसके ऊपर खिंचाव के रूप में फ्रैक्चर आ रहा है या सडन फ्रैक्चर हो जा रहा है।
ठीक है। तो वो चीज़ों को देखना कि वो रिस्पॉन्स मोड में टूट रहा है या रिएक्शन मोड में टूट रहा है। दैट द रिस्पॉन्स मोड इज रिलेटेड टू द डक्टाइल नेचर एंड द रिएक्शन मोड इज रिलेटेड टू द ब्रिटल नेचर। सो that are the particular points that is identifying the particular CHARPY or impact testing. So it should be emphasized that these tests are qualitative and the result can only be compared with each other or with the requirement in a specification, and they cannot use to calculate the fracture toughness of a weld or the parent metal. Such ad would be needed to perform a fitness for the service assessment. And these are the basic standard which are following, that is the BS, that is the British standard EN ISO 148 2009 and American standard ASTM E23. So these are the basic standards which providing the standard performance procedure. तो इसमें आपको बेसिकली किस तरह से उसको किन किन कंडीशंस पे पर्टिकुलर टेस्ट को परफॉर्म करना है, कितना स्पेसिमेन का साइज होगा और क्या कंडीशंस होगी, आपको इस पर्टिकुलर फिगर में दिख सकता है कि जो ASTM E23 है उसके बिहाफ पे एक स्टैंडर्ड पीस के साइज को डिफाइन किया गया है और उसके बिहाफ पे उसमें नोच प्रोवाइड की गई है। नोच जो मतलब एक कट टाइप में होता है पर्टिकुलर, वो कट बेसिकली आप देख सकते हैं वी शेप में दिखाया हुआ है 45 डिग्री पे। सो बेसिकली जो हम लोग बात कर रहे हैं 4P स्पेसिमेन, दैट इज यूटिलाइजिंग वन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ 3 नोचेस दैट आर द की होल नोच, यू नोच जिसको बोलते हैं, एंड द वी नोच। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर नोचेस हैविंग द सिग्निफिकेंस अकॉर्डिंग टू द मटेरियल्स। अगर की होल या यू नोच को हम यूज कर रहे हैं टेस्टिंग करने के लिए तो वो ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज करेंगे जो कि कास्ट आयरन का होता है, एंड फॉर द टेस्टिंग ऑफ द प्लास्टिक एज वेल। और वी नोच अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो हम यूज करेंगे वेल्डिंग टेस्टिंग फॉर द पर्टिकुलर मटेरियल्स, राइट। सो ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के बिहाफ पे हम इसको डिफाइन करते हैं। तो करते क्या है कि बेसिकली आइजोड और 4P इम्पैक्ट टेस्ट में अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि जो उनका वर्कपीस का पोजीशनिंग करना होता है वो वर्कपीस का पोजीशनिंग में उसके डिफरेंस होता है, राइट। सो आप इस पर्टिकुलर फिगर में देख सकते हैं कि जो ऊपर सबसे पहले पोजीशन किया गया है वो 4P टेस्ट का किया हुआ है। अभी इसके बारे में मैं डिटेलिंग करूंगा, फिर थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शनली वे में और आगे बढ़ता हूँ। सो दैट द पर्टिकुलर HRP IGO test is related to that particular notch toughness, and the HRP V notch CVN technique is most commonly used in that particular industrial purpose. And these particular IGO and the HRP specimen in the shape of the bar, that particular। तो ये जो इम्पैक्ट टेस्ट की हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली, ठीक है, इसमें जो 4P टेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं और आइजोड टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली सडन लोडिंग के इम्पैक्ट को अलग अलग कंडीशंस में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। सो फॉर बोथ द 4P एंड द आइजोड स्पेसिमेन इज इन द शेप ऑफ अ बार और द स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, जो कि आपको इस पर्टिकुलर पहले फिगर में हमने बताया था। ये दोनों के स्पेसिमेन की जो साइज है वो एज पर द ASTM स्टैंडर्ड लगभग सेम होते हैं, 55 mm लॉन्ग, 10 mm स्क्वायर एंड 2 mm डीप नोच विद द रेडियस ऑफ द 0.25। ये पूरा डायमेंशन दिया हुआ है, दोनों के लिए लगभग लगभग सेम यूज करते हैं, बट नोच का जो चेंजेस है वो मटेरियल के बिहाफ पे चेंज कर देते हैं, राइट। तो एक पॉइंट ये हो गया आपका। एंड दैट पर्टिकुलर apparatus which for the V notch impact test, ये आपको सामने दिख रहा होगा सेकंड फिगर में, दैट इज द बेसिक apparatus। इसमें आपको एक पेंडुलम की तरह हैमर दिख रहा होगा। दैट पर्टिकुलर हैमर इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन, वो एक ही हैमर है, उसके एनिमेशन मोड को तीन पोजीशन में दिखाया गया है कि जब वो ऊपर से फ्रीली ग्रेविटी के थ्रू फॉल किया जाएगा तो किस मोशन तक वो आगे बढ़ेगा। तो बेसिकली इसको हम लोग इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। सो द लोड इज अप्लाइड एज एन इम्पैक्ट ब्लो फ्रॉम अ वेटेड पेंडुलम हैमर दैट इज रिलीज फ्रॉम द कॉक्ड पोजीशन एट ए हाइट h। ठीक है, तो ये जो बेसिकली आपको राइट साइड में, आपको मेरे फ्रंट से राइट साइड में जो आपको स्क्रीन पे राइट साइड में दिख रहा होगा हैमर जहाँ लिखा हुआ है, वो हैमर का एक पोजीशन होता है, कॉक पोजीशन होता है एट एंगल, एक सर्टेन हाइट तक उसको हम ले जाते हैं। जो उसका पर्टिकुलर आपको ये पोजीशन दिख रही होगी, ठीक है, वो एक उसका ओरिजिनल हाइट होता है। ठीक है, उस हाइट से हम उसको फ्रीली छोड़ देते हैं।
और जब वो फ्रीली हैमर जो मेटल से बना हुआ है उसका कुछ वेट होगा, उस वेट से विद रिस्पेक्ट टू दैट हाइट वो जब फ्रीली मूव करेगा तो उसके सामने जो भी मटेरियल आएगा क्या करेगा, वो ऑब्वियसली उसको तोड़ता हुआ चला जाएगा। तो उस मटेरियल के हम वहाँ रखे क्यों है, इस तरह के अचानक से आए हुए लोड को वह मटेरियल किस तरह से अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकता है, उस एनर्जी को कितना एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है, रोक सकता है उसको देखने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, उस इम्पैक्ट ब्लो को एनालाइज करने के लिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सा फंडा है, इसको परफॉर्म करने का पहले मैं समझा देता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। ये बेसिकली जो परफॉर्मेंस है, ये हैमर आपको दिख रहा होगा, ये इसका एक फिक्स पोजीशन होता है, यहाँ पे इसको हम फिक्स कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमने 4P अगर हम कर रहे हैं तो 4P की पोजीशन कैंटिलीवर ये सिंपली सपोर्टेड होती है। सिंपली सपोर्टेड मतलब दोनों पार्ट जो है वो एक तरह से सपोर्टिव होंगे। जो यहाँ पे वर्क पीस रखा होगा तो दोनों पार्ट जो होंगे बराबर सपोर्ट पे होंगे, और जो नोच होगा वो अपोजिट डायरेक्शन होगा, जो हैमर का इम्पैक्ट होगा। मीन्स हैमर यहाँ से स्ट्राइक करेगा तो नोच का जो मोड है वो उसके अपोजिट में होगा। ये 4P की पहचान है। अब अगर हम आइजोड की बात करें तो आइजोड टेस्ट में बेसिकली जो टेस्ट होता है आइजोड का, उसमें क्या है, जो स्पेसिमेन का साइज है, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ बन गया, राइट, दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्टिकुलर उसका जो पोजीशन होगा उस लाइक दिस होगा, ये कैंटिलीवर होगा, और जो स्ट्राइक ऑफ हैमर होगा वो इस तरीके से होगा। तो ये नोच जो है आइजोड में वो फ्रंट होगा बेसिकली हैमर के, और 4P में जो नोच होगा वो अपोजिट होगा हैमर के। एंड जो कैंटिलीवर जो पोजीशन होगी वर्कपीस की आइजोड टेस्ट में वो कैंटिलीवर पोजीशन में होगी। मींस ये वाला जो एरिया होगा वो फिक्स होगा पर्टिकुलर का, और ये वाला जो ऊपर वाला एरिया होगा वो फ्री होगा, ठीक है। बट इन दिस पर्टिकुलर 4P टेस्ट द बोथ एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर आर द इन द फिक्स सपोर्टिंग मैनर, ठीक है, एक पर्टिकुलर दोनों पीस पे सपोर्ट के मोड में रहेगा। दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द 4P एंड द आइजोड। तो होगा क्या, सिंपल दोनों का काम एक ही है, बट जो दोनों में अंतर क्या है कि उनके वर्क पीस के पोजीशन में अंतर है। 4P में हम उसको नोच को अपोजिट डायरेक्शन में सिंपली सपोर्टेड रखते हैं, एंड आइजोड में हम उसको हैमर के फ्रंटेज में रखते हैं। एंड दैट इज़, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि C इज रिलेटेड टू द 4P मीन्स दैट C इज ऑल्सो रिलेटेड टू द कैंटिलीवर। तो कैंटिलीवर मतलब 4P में नहीं है, ठीक है, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये एक याद करने का तरीका है, C इज रिलेटेड टू द 4P एंड 4P इज नॉट रिलेटेड टू द कैंटिलीवर। तो 4P में हम एटम क्या कहते हैं वर्कपीस की पोजीशन सिंपली सपोर्टेड वे में रखते हैं। तो बच क्या गया, कैंटिलीवर किससे एसोसिएट करेगा, ऑब्वियसली आइजोड टेस्ट से एसोसिएट करेगा। तो ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस याद करने का एक तरीका है जो मैंने आपको बताया। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इस एनविल के ऊपर इन वर्कपीस को अगर हम 4P परफॉर्म कर रहे हैं तो इस पोजीशन में हम फिक्स करेंगे, और अगर हम आइजोड टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो इस टेस्ट में हम पोजीशन करेंगे। फिर जब इसको पोजीशन कर देंगे या फिक्स कर देंगे तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर लोकेशन से जो हमारा हैमर का एच जो ओरिजिनल पोजीशन है, एच हाइट पे जो हमने उसको फिक्स कर रखा है, यहाँ से हम इसको रिलीज कर देंगे। तो जब रिलीज कर देंगे तो विद द हेल्प ऑफ द ग्रेविटी ये फ्रीली फॉल होगा और इसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो इस मटेरियल के अंदर कुछ ऑब्वियसली हमने इस मटेरियल को इतने स्ट्रेंथ के बराबर बनाया होगा कि ये तरह कुछ स्ट्रेंथ क्या कहते हैं, कुछ इम्पैक्ट लोड को अपने अंदर सह सके, सडन लोडिंग को सह सके, अपने आप को टफ दिखा सके, उस एनर्जी को अपने अंदर झेलने की क्षमता को बना सके। तो हैमर क्या करेगा, इसके ऊपर आएगा और स्ट्राइक करेगा, और जब स्ट्राइक करेगा तो ये मटेरियल इसको इसके स्ट्राइक को अपोज करेगा, रिएक्शन मोड देगा। तो जब रिएक्शन मोड देगा इस मीन्स कि इसकी एनर्जी को वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो जितना एनर्जी को रजिस्ट करेगा मीन्स दैट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एनर्जी। और जब एनर्जी को इसके ऑब्जर्व करेगा तो क्या होगा, इसका जो जिस मूवमेंट में वो आगे बढ़ रहा था उसकी जो हैमर की पोजिशनिंग होगी वो कम हो जाएगी। दैट द डिफरेंस इज H डैश।
इसी हाइट को हम h और h डैश के हाइट को एग्जामिन करके हम इस पर्टिकुलर मटेरियल की नोच टफनेस या फिर इस मटेरियल की टफनेस को या इम्पैक्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, एंड दैट इज हाउ दिस पर्टिकुलर टेस्ट इज टू बी सिंपली elongated. So that the particular point I wanted to mention, the load is applied as an the impact blow from the weighted pendulum that is at up to a h height, and the specimen is positioned in the base as you can see. So upon releasing, the knife edge mounted on the pendulum strike and fracture the specimen at the notch. एंड वाई वी आर प्रोवाइडिंग द नोच मी, बिकॉज अगर हम किसी मटेरियल के अंदर कट देते हैं तो वो मटेरियल बेसिकली मटेरियल के फ्रैक्चरिंग को पोजीशन करता है, और जहाँ भी मटेरियल के अंदर अगर कोई क्रैक है या फ्रैक्चर है तो वहाँ पे स्ट्रेस का लेवल जो है सबसे ज़्यादा होगा, इसीलिए हम उसको नोच प्रोवाइड करते हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग दैट पर्टिकुलर upon that particular relief, the knife edge that is mounted in the pendulum, that particular striking from that particular notch position, which act as a point of the stress concentration for the high velocity impact blow. That particular point I wanted to mention, the stress concentration at that particular notch is very high, and that is possessing the high velocity impact blow as well. So होगा क्या, the pendulum continues its swing rising to the maximum height h dash after impact blow with that particular material. So which इट्स लोअर देन द हाइट ऑफ द एच, जो कि मैंने पहले आपको बताया था, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी उसकी इनिशियल पोजीशन से आफ्टर स्ट्राइकिंग पोजीशन जो है हैमर की, वो पेंडुलम की वो कम हो जाएगी. सो वो हुई कम क्यों, द एनर्जी ऑब्जर्वेशन कंप्यूटेड फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन द एच एंड द एच डैश. सो जो एनर्जी ऑब्जर्व किया गया है उसको हम कंप्यूट करने के लिए इन दोनों हाइट के डिफरेंस को मेजर कर लेंगे, जिससे हमें पर्टिकुलर इम्पैक्ट एनर्जी उस मटेरियल की पता चल जाएगी. सो व्हाट वी आर डूइंग, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द चारपी एंड द आजो टेक्निक, that is lies in the manner of the specimen supported, as I discussed you in that particular, the cantilever and the simply supported, and the variable which are including specimen size, shape, as well the notch configuration, that is the depth influencing the test result. So these are the variables which is also influencing the test result of that particular material. So for both the strain fracture toughness and these impact tests determine the fracture property of the material. So the former the quantitative in the nature, in that a specific property of a material is determined, the result of the impact test on the other hand are the more qualitative and are of little use of the design purpose. So the impact energy are of interest mainly in relative to the sense and for making the comparison absolute base. So for that attempts that have been made to correlate between the plane stress fracture and the CBN energy, that particular energy is defining that particular structure. So in that particular impact test, there is one of the most important consideration is to be taken care, that is the ductile to brittle transition. That is how this particular impact test is to be performed, and that the particular thing we will discuss in the detail.